चलिए चलिए ए वेक्टर्स, ठीक है, और ये 11 फिजिक्स, ये वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं बच्चों, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आज हम करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हमने जो पहले किया था बच्चों, ये बता दूं मैं, हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लिया था। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर ये आसानी से समझ आएगा। देखिए मान लीजिए एक वेक्टर था हमारे पास, एक वेक्टर ये था बी और ये वेक्टर ए था। यहां से कोई बॉडी यहां जाती थी, फिर ऊपर चली जाती थी, ये था ना। हमने एक वेक्टर ले लिया ये वाला आर। अब इसका सिंगल वेक्टर का इफेक्ट इन दोनों वेक्टर्स के इफेक्ट के इक्वल था, ये दोनों इफेक्ट के वेक्टर के इक्वल था, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंगल वेक्टर और ये वेक्टर जो मिल के इफेक्ट डालते हैं वो एक सिंगल वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर था। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जहां दो वेक्टर को रिप्लेस कर रहा था एक वेक्टर, दो वेक्टर के इफेक्ट को रिप्लेस कर रहा था एक वेक्टर। मतलब आप ओ से बी तक सीधे भी जा सकते हो ऐसे। अब रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है, हमें एक वेक्टर को ब्रेक करना पड़ेगा कुछ कंपोनेंट्स में। मतलब हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो सिंगल वेक्टर है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर ये बना, तो ये एक वेक्टर दो या तीन या चार वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट दिखाता है। अब वो चार या तीन या दो वेक्टर्स हमें ढूंढने हैं, कौन किन का दिखा रहे हैं। जैसे ये नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे ये नजर आ गया, मान लीजिए ये हो सकता है बच्चों, तो ये दो वेक्टर्स का हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो इसी तरह से हम ये बोलेंगे कि दिस सिंगल वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो हम इसे रिजॉल्व या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल वेक्टर इफेक्ट is resolved into two or more effects। एक सिंगल वेक्टर का जो इफेक्ट है वो दो या चार वेक्टर्स के रिजॉल्व किया जाता है उसको। एज हियर आर वेक्टर इफेक्ट इज रिजॉल्व इन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आपको ये मान लीजिए एंगल है थीटा, और ये बीटा एंगल मानते हैं हम हमेशा, और ये एंगल थीटा। अब ये एंगल भी आपको निकाल के उनको सारा कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। ए एंड बी विच आर एट एंगल थीटा, तो वो थीटा एंगल पे इफेक्ट हुआ, वो दोनों हैं। अब आप समझ गए बात कि हम यहां दो वेक्टर्स की जगह पे एक वेक्टर करते हैं, यहां एक वेक्टर की जगह पे दो वेक्टर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, देखो हमें इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में इफेक्ट चाहिए और इस डायरेक्शन में चाहिए। सिंगल वेक्टर क्या इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको छोटा सा मतलब उदाहरण दूं तो, एग्जांपल दूं तो, मान लीजिए ये एक वेक्टर है बच्चों सीधा। अब मैंने इसका इफेक्ट इधर ढूंढना है, मान लीजिए ये एक सीधी लाइन डाल लीजिए, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों जी आप हॉरिजॉन्टली इतना आगे चले गए और वर्टिकली आप इतना ऊपर चले गए। इस सिंगल वेक्टर पे ट्रेवल करने से आप जब ओ से बी गए तो आप बेसिकली हॉरिजॉन्टली ओ से ए जा रहे हो एंड वर्टिकली आप ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। ये इसका इफेक्ट आया
कि आपका इस तरफ इधर इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया और ऊपर की तरफ इतना हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। ये पता चला आपको बात को। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन वी मूव्ड along OB, then basically we have covered OA in horizontal and AB in vertical direction at same time. ये याद रखें, सेम टाइम। कैसे मतलब, मान लीजिए आप O से B t सेकंड में गए, तो इसका मतलब O से A भी आप t सेकंड में ट्रेवल किए और A से B भी आप t सेकंड में। ठीक है, आप जा इधर रहे हो, हॉरिजॉन्टली इतना आगे जा रहे हो, वर्टिकली इतना आगे निकल गए हो। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी आप इसको एक अच्छे से रीडिंग दो और देखो। तो ये जो आपका बना ये कहता है, ये ध्यान रखियो आप। अब हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया है तो ये 90 डिग्री पे आ गया है। अब ये जो दो कंपोनेंट है बच्चों, ये 90 डिग्री पे है, यानी OB सिंगल वेक्टर का इफेक्ट जो हमने लिया है दो वेक्टर्स में, वो दो वेक्टर आपस में 90 पे है। अब जब हमने रिजॉल्व किया उसको दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, नाउ here two components of vector AB, vector OB are at 90 degree to each other। तो वो 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे पे। अगर वो 90 पे हैं and they are called rectangular component। हम उसको कौन से कंपोनेंट बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स वर्ड को अच्छे से याद कर लो आप, ठीक है। यानी इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ इसका इतना इफेक्ट है। मतलब आप ये समझ लो बच्चों कि आपको ये रेजोल्यूशन वेक्टर समझ है कि नहीं? बिल्कुल है बच्चों, आपको समझ है। आपको देखिए, आप में बहुत सारे बच्चे जो +1 में आए हैं और दे माइट बी अ फैन ऑफ क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट्स के फैन हो आप, तो IPL आता है, मैच आते हैं, अभी तो चलो अभी तो टाइम ऐसा है। तो आप जब कोई भी क्रिकेटर शॉट डालता है, ठीक है, तो आपको शॉट डालने भी पता चल जाता है कि ये 6 जाएगा या कैच हो जाएगा। कैसे? उसने बच्चों ऐसे कर दिया। अगर तो वो बहुत ऊंचा चला गया तो वो वर्टिकल डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कम कर रहा है। तो वो हॉरिजॉन्टली कम कर रहा है तो मतलब ग्राउंड में ही रह गया। इसका मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम है, वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है, तो वो कैच हो जाता है। अगर उसका जो 6 उसने डाला मारा है और उसका जो वेक्टर है 6 वाला जो वेक्टर है वो ऐसा आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये बैट है अपने पास, ये वाला मान लीजिए बैट है ऐसे, और इसने डाला शॉट ऐसे। अब ये शॉट बच्चों गया ऐसे, मान लीजिए ये ट्रेजेक्ट्री बन गई। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ जिस रास्ते को चला। तो यहां उसने हॉरिजॉन्टली तो ग्राउंड का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसके बाद वर्टिकली उसको इतना भी चाहिए। तो यहाँ पर्सन खड़ा जो क्रिकेट है अपना बंदा खिलाड़ी जो है वो उसको कैच भी ना कर ले, ठीक है, तो उसको ये 6 तभी मिलेगा, क्रॉस कर जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली भी आगे जाए और वर्टिकली भी आगे जाए। तो इसका मतलब हमें जो वेक्टर का रेजोल्यूशन है बेसिकली ये समझ है, आपको पता है। तो फिर पढ़ के रहे हैं, मैंने वही बोला था आपको आगे पहले भी बोला था, साइंस आपके ब्रेन में ही है, साइंस आपको समझ ही होती है। आपको सिर्फ जो आपको समझ होता है उसको टेक्निकली लिखा जाता है, ठीक है, सो दैट कि जैसे किसी ने शॉट डाला तो आपने साथ वाले को बोल दिया और यार ये तो कैच हो गया, ऊपर जाकर चला गया, समझ लगी बात। तो ये सारी कैलकुलेशंस में जब हम बात करते हैं तो हम उसको स्टडीज बोलते हैं सिस्टेमेटिकली, समझे बात आप। तो उस सिस्टेमेटिकली को समझते हैं हम, बस और कुछ नहीं कर रहे,
ठीक है, ये ऐसे पता चला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हर वेक्टर का बच्चों कोई ना कोई कंपोनेंट्स तो होते नहीं, इफेक्ट तो है ही उसका, वो हॉरिजॉन्टली, जैसे आपने उसको ग्राउंड शॉट डाल दिया तो ग्राउंड में ही उसका सारा कंपोनेंट्स है, वर्टिकल कंपोनेंट उसका 0 हो जाएगा, वो ग्राउंड से ऊपर उठ ही नहीं रहा। तो इस तरह से हर एक वेक्टर एक, 2 या 3 या 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एट द सेम टाइम उनको हम वैल्यू को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपको ये पता कि इसको इतना डिस्टेंस तो चलना ही चलना, उसके आगे जाएगा तभी 6 मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम ये पता करना चाहें कि अगर कोई बॉल, जैसे ये बॉल अभी अभी पता कर देते हैं आपके सामने, किसी के काम करते हैं बच्चों, और कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे, इसी में ही हम वर्टिकल और रेजोल्यूशन कंपोनेंट को निकालेंगे। तो ये आ गया बच्चों अपने पास। मान लीजिए ये है, इसका ये वाला कंपोनेंट है, उसके बाद उसका 6 है, मान लीजिए थीटा एंगल है बच्चों, थीटा ले लेते ना ऐसे और ये वेक्टर हो गया ये वाला, ठीक हो गया बच्चों। अब इसका जो शॉर्ट है, जैसे ये मान लीजिए आपके पास एट आर है और इस डायरेक्शन में मान लीजिए ए एक्स है और इस डायरेक्शन में मान लीजिए ये बी वाई, चले ले ले बी वाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो बच्चों ये समझिए कि एक्स डायरेक्शन की तरफ है, ये वाई डायरेक्शन की तरफ है। आपको हर किसी का एक वेक्टर लिखना आना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में आई और ये आ गया जे कंपोनेंट। आप ए वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखना आना चाहिए। ये यूनिट वेक्टर है, ये वाला ये इसका वेक्टर फॉर्म है, समझे बात आप, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एक्स बच्चों, तो ये आगे मान लो ओ ए एंड बी ट्रायंगल। तो हमें क्या पता चला, हमने निकाला बच्चों ओ ए, तो प्रैक्टिकली ओ ए डिवाइडेड बाई जो ओ बी है बच्चों, ध्यान से देखना भी, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी जो होगा दैट विल बी क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा। तो ये आ गया ओ ए आपके पास, तो ये आ गया ओ बी कॉस ऑफ थीटा। अब ओ बी तो हमारे पास आर है, आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये आ गया ए एक्स। तो इसका मतलब उसके इस थीटे के और इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है वो ए एक्स की तरफ कितना जाए। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओगे मेरे को, अभी रुक जाओ। तो बी वाई बाई आर मैग्नीट्यूड इक्वल टू साइन थीटा, तो बी वाई इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब यहां से बात करते हैं बच्चों, देखो ये है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये है उसकी वर्टिकल डायरेक्शन। अब मान लीजिए मैंने थीटा डाला बच्चों, ध्यान से देखना, इसको मैंने डाला है थीटा 60 डिग्री। जब आप थीटा 60 डिग्री डालोगे, देखो आपको ये समझना पड़ेगा 0 से लेके 90 डिग्री तक जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू वो 0 से 1 हो जाती है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 हो जाती है। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस कम हो जाता है, साइन बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर उसका एंगल ऑफ शॉट थीटा ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ ज्यादा मारेगा, तो उसका कॉस थीटा कम हो जाएगा, क्योंकि थीटा बढ़ने से कॉस थीटा कम हो जाता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो जाएगा, यानी वो ग्राउंड पे यहीं गिर जाएगा, ऐसे वर्टिकल के ऊपर जाएगा पर आगे गिर जाएगा। तो ये थीटा पे बहुत बड़ी बात है। अगर आपका थीटा जो हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन के साथ इसका बनता है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कम हो जाएगा। समझ लगी बात आपको? तो इसको हमें ये देखना। अभी आपका ये अभी मैं बताऊंगा तो आप में से कोई बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे तो वो डिफिकल्ट भी मान रहे होंगे, ये क्या बोल दिया। मैंने वही तो बोला है कि हम उस बात को समझ सकते हैं, हम खुद फ्रेंड्स को बता देते अरे यार ये तो ऊपर ज्यादा करनी, ये कैच हो जाएगा। कैच कैसे हो जाएगा, मतलब अंदर रह जाएगा, यानी मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, वर्टिकल ज्यादा कर जाएगा। तो भाई वही तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ये पता है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन की वैल्यू तो बढ़ती है, कॉस की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब यहाँ साइन बढ़ जाएगा, यहाँ कॉस कम हो जाएगा, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो जाता है, वर्टिकल ज्यादा हो जाता है। अब मैं आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बता दूंगा कि कहाँ पे कैच हो जाएगा। आप अंदाजे से भी बता सकते हो, आप ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट हो, क्योंकि मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ आपको, आप तो वैसे गेस कर रहे हो, यही बात है।
बस ये जजमेंट आपको चाहिए, समझे बात। चलिए अब इसको एक छोटी सी बात को और देखते हैं। तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। अब हम ब्रेक कर सकते हैं वेक्टर्स को अपनी तरफ से, तो इस तरह से हम वेक्टर्स को ध्यान से देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे आ जाएगा बच्चों अपने पास जो काम है अपने पास वो रेजोल्यूशन वाला। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अब कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते। एक मैं और बात करना चाहता था शायद आपसे, तो वो मैं अभी कर लेता हूँ बच्चों। ये थोड़ा सा मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, ये देखिए, ये बन गया बच्चों अपना कंपोनेंट्स, ये बन गया कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये थीटा बना बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से अच्छे से समझोगे बात आप। तो ये मेरे पास है कोऑर्डिनेट वेक्टर, ये तो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, ये ओरिजिन है। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए एक्स है, ये वेक्टर ए वाई है। बी वाई लिखा था ना पहले, चलो ए वाई लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसकी, ठीक है। अब ये वाला जो थीटा एंगल था जो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, ये विद हॉरिजॉन्टल था, ये विद एक्स एक्सिस था, ठीक है। ये विद क्या था, एक्स एक्सिस था। तो यहां से हम tan थीटा निकालते हैं ए वाई बाय ए एक्स, मीन्स वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये तो समझे बात है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये हमें tan थीटा मिल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये तो थीटा है विद एक्स एक्सिस, अगर मैं ये एंगल देखूं तो ये 90 माइनस थीटा है, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये आ जाएगा मेरे पास ए एक्स और ये आ जाएगा ए वाई। अब मैं अगर इसको लूं तो बच्चों ये ध्यान रखिए, अगर मैं लूं ए वाई डिवाइडेड बाय ए आर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभी ये है 90 माइनस थीटा। अब ये जो कंपोनेंट आएगा ये वाला आएगा हमारे पास कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, समझे की बात। ये आ गया आपके पास यहां से 90 माइनस थीटा, ये आ गया। तो ए वाई बाय आर आपके पास आ गया साइन थीटा। ये समझ लगी बात आपको, ये क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है। अभी आ जाओ बच्चों, तो ए एक्स बाय आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ए एक्स बाय आर साइन थीटा, ये समझ लगी बात आपको। अगर आप यहां जाते हो ऐसे ड्रॉ करते हो, ये अलग अलग होती है, ये ध्यान से देखना आपको, ठीक है। चलिए अगर तो आपने यहां से कंपोनेंट इधर से निकाले तो ये आएंगे, इधर से निकाले तो ये आ जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अभी देखो, अभी मैं इसी चीज को बदल देता हूं बच्चों, देखिए मैं भी बताता हूं आपको मैं बदलूंगा क्या। देखिए बच्चे, मान लीजिए ये मेरे पास एंगल एल्फा है, ए एक्स एंड ए वाई, और ये एंगल है मेरे पास बीटा, ये है ए एक्स और ये ए वाई, ये एंगल है बीटा बीटा मेरे पास, ये समझ लगा मेरे आपको। तो ये अगर मैं अल्फा बीटा में लिखता हूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना मुझे। अब मेरे पास कॉस अल्फा क्या आ रहा है बच्चों, ए एक्स बाय, देखिए ध्यान से आर। अब मेरे पास कॉस बीटा क्या आ रहा है बच्चों, ए वाई बाय आर, ये समझे बात आप। अब व्हाट इज द बीटा एंड व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस एंड बीटा इज द एंगल विद वाई एक्सिस, ये समझ लगी बात आपको, अल्फा बीटा में कर दिया। अब मान लीजिए मैं तीसरे का नाम लेके देता हूं अल्फा गामा, तो ए वाई ए जेड बाय आर, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विद एक्स वाई एंड जेड, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल ऑफ आर विद एक्स वाई एंड जेड, ये इन तीनों के साथ है। अब मैं ये जो आर्टिकल अभी बता रहा हूं आपको, ये टोटली आईआईटी के लिए है। इस टॉपिक को बोलते हैं बेटे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर,
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। देखिए मेरी गारंटी है कि 70-80% बच्चे होंगे, जो 90% बच्चे भी देख लीजिए, जो +1 ही पढ़ रहे हैं आपके, वो ये टॉपिक नहीं किया होगा उन्होंने कभी भी। ठीक है, अब वो भले ही 90% मार्क्स ले जाए क्योंकि +1 में आता नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट IITs में चलता है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बेटे? कॉस ऑफ एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विच वर मेड बाय आर विद एक्स एंड वाई जेड। तो वो निकालते कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax डिवाइडेड बाय वेक्टर ay डिवाइडेड बाय r az बाय r। अब बेसिकली ये वेक्टर होता है बच्चे x है, ये दिया होगा आपको, चिंता मत करो आप, ay बाय j एंड az बाय k। अब मेरे को चाहिए बच्चों r, पहले तो r आएगा इसका सबका मैग्नीट्यूड का x स्क्वायर, ये अंडर। ठीक है, जैसे यहां r क्या आ रहा है? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, सिंपल है। अब जो 3 हो जाएंगे तो 3 हो पाएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं कॉस एल्फा, तो ये क्या आ गया? ax बाय r ऊपर है। मैं निकालना चाहता हूं कॉस बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट r विद द y एक्सिस, तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? ay बाय r। अब कॉस ऑफ गामा, ये क्या मैं लिख दूंगा? az बाय r। समझे बात? समझ लगी? अब सबके स्केयर को ऐड करते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। अब ये क्या आ जाएगा? ax का स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और ये भी आंसर क्या आ जाएगा? 1 कैसे आ गया? अगर हम इसको देखें बच्चों तो ये r स्क्वायर ही बनता है। अब इसका जो एलसीएम r स्क्वायर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये छोड़ दो, ये भी r स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी r स्क्वायर, कट के क्या आ गया? 1। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया अपने पास। तो ये डायरेक्शन कोसाइन में है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना बच्चों, ये ऐसे समझ आना आपको जरूरी है। समझे बात आप? चल अब चलते हैं बच्चों आगे। आगे हम क्या कर रहे हैं? अभी कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ना, ये करते बेटे हाउ वी वॉक, हम कैसे चलते हैं बच्चों। ये एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे हमारे चलने का वे है बच्चों ये वाला, और यहां से ये ऐसे होता है, ये हमारे चलने का वे। अब इसके साथ हम बच्चों नीचे अर्थ को प्रेस करते हैं, और हम अर्थ को प्रेस करते हैं तो अर्थ हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देती है। अब उस रिएक्शन को मान लीजिए आर। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके 2 कंपोनेंट्स निकालता हूं बच्चों। यहां से मेरा तो वेट लग रहा है नीचे बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। अब मान लीजिए ये बन गया मेरा हॉरिजॉन्टल और ये बन गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये समझ लगा बच्चों आपको? ये अब मान लीजिए ये एंगल है थीटा, जो मेरी टांग का है अर्थ के साथ। ठीक है, तो वो है। अब ये तो आ गया बच्चों मेरा आर एक्स कंपोनेंट और ये आर वाई। अब मैं आर वाई को यहां भी ड्रॉ कर सकता हूं, कोई बात नहीं है। अब आर एक्स तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये आएगा आर कॉस ऑफ थीटा, और आर वाई जो है आर साइन ऑफ थीटा, तो ये आर साइन ऑफ थीटा। अब जो मेरे को अर्थ से रिएक्शन मिला है बच्चों, उसका आर साइन थीटा यानी आर वाई कंपोनेंट तो मेरे रेट को बैलेंस करने में लग गया, और आर वाई जो है यानी जो आर एक्स है आर कॉस थीटा, वो वाला मेरा कंपोनेंट जो है वो मेरे को आगे लेके जा रहा है, आगे की तरफ लेके जा रहा है। ये समझे बात है? तो मैं यहां लिख देता हूं, नो व्हेन
we walk, we press the earth, and earth gives reaction. Gives reaction back, say R, action. जैसे हमने इसको दिखा दिया, ये समझ लगी बात आपको? And if we resolve R in components, अब अगर हम R को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, देन क्या होता है बच्चों? R sin थीटा तो mg को बैलेंस कर लेता है, और R cos थीटा टेक अस फॉरवर्ड, तो वो हमें फॉरवर्ड लेके जाता है बच्चों। R sin थीटा एंड R cos थीटा वो हमें फॉरवर्ड लेके चला जाता है। ये समझी बात आपने? इस तरह से हम चलते हैं बच्चों, ठीक है? tan थीटा बच्चों आर वाई बाय आर एक्स, ये याद रखना, ठीक है? आर वाई बाय आर एक्स, ये आपको याद रखना। ठीक है? तो दिस इज द वे वी वॉक ऑन द अर्थ। हम धरती पे ऐसे चलते हैं बच्चों। अब देख लीजिए, अभी आप चलोगे ना तब आप एंगल बना के देखना, ठीक है? तब ध्यान से एंगल लगाना, ठीक है? तो यहां से आपको एक चीज और पता चलेगी, हमारे आर कॉस थीटा कंपोनेंट आगे लेके जाता है, इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं बच्चों वो एक बेंड होके रहते हैं। जब वो भागते हैं तो बेंडिंग में होते हैं, उनको जो स्पोर्ट्स लगी होती हैं तो वो थीटा कम रखते हैं, ठीक है? जितना थीटा कम होगा उतना आर कॉस थीटा कंपोनेंट हमें आगे की तरफ ज्यादा मिलेगा, वो मैंने आपको समझाया था पहले भी, ठीक है? चल आगे देखिए बच्चों हम, तो आगे क्या आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक? तो ये देखते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 billiard balls are rolling on a flat table. One has velocity component, one has velocity component v x1 1 meter per second and vy1 √3 meter per second, and other ball has vx2 2 meter per second, vy2 2 meter per second, and both start from the same point. Both start from same point and find the angle between them. Find the angle between them. अब हमें उनके बीच में एंगल फाइंड करना है, तो ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है? मान लीजिए बॉल है और ये ओरिजिन है और ये अपनी है। अब एक बॉल का मान लो ये रास्ता है, दूसरी बात का ये रास्ता है, तो हमें ये एंगल निकालना है। समझ लगी बात? तो मान लीजिए 1 और 3 कंपोनेंट है, ये ले लीजिए, ठीक है? ये आ गया थीटा 1, ये 1 और ये √3, तो tan थीटा 1 जो आएगा √3/1, तो ये अपने पास आ गया 60 डिग्री, है ना? तो इसका मतलब ये बना कि ये tan, ये चलो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये नियरली आ जाएगा आपके पास मान लीजिए 60 डिग्री,
कोई बात नहीं, अब छोटा बड़ा तो बन ही जाएगा। तो √3 है ये, और ये 1 ऐसे है। अब ये देखिए, ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये बन गया 2/1, तो ये बन रहा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां से छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं बच्चों अपने पास, ये ले लिया, और इसको θ2 एंगल ले लेते हैं, ये √3 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं। अब ये वाला जो एंगल है θ2, ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये θ1 है, ये मान लीजिए हमने ले लिया ये 2 है, और ये भी 2 है। तो यहां θ1 कितना आ जाएगा, 2/2 1, तो θ1 आ गया 45 डिग्री। तो अब θ1 जो है 45 डिग्री, आपको निकालना है थीटा। तो थीटा तो θ2 माइनस θ1 है, 60 माइनस 45 डिग्री, तो ये आ गया 15 डिग्री। ये समझ लगा आपको बच्चों? तो देखो, हम करेंगे तभी तो समझ लगेगा ना अभी, कहाँ बड़ा लेना कहाँ छोटा लेना। तो ये 60 ऐसे ले लीजिए, और 45 ऐसे ले लीजिए, तो ये आ गया आपके पास। ये समझ लगी बात आपको? ठीक है, चलो वैल्यूज निकालेंगे तो सिंपल ही आ जाएगा, बस कंपोनेंट ही लिखने। देखिए ये समझ आता ना, ये v/1 है तो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। अभी मैंने tan थीटा पीछे बताया था, tan थीटा होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। tan थीटा क्या होता है, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। तो दोनों का एंगल निकाल लोगे, तो दोनों के एंगल निकालने पे हमारे पास उनका फिर डिफरेंस लेना है, जो उनके बीच का एंगल है। तो ये क्वेश्चन था अच्छा सा, ये कंपोनेंट्स वाला ही क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब चलते हैं बच्चों आगे, ठीक है। तो आगे क्या, आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ये वाला है बच्चों हमारे पास, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है बच्चों उन्होंने 200 √2 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट। सेकंड दे रखा है हमें 500 अलोंग नॉर्थ वेस्ट। थर्ड दे रखा है हमें 800 न्यूटन साउथ। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। देखिए, हम जो नॉर्थ ईस्ट है वो ऐसे है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री, 200 √2, 500 नॉर्थ वेस्ट, 500 √2 नॉर्थ वेस्ट, तो ये है 800। अब इन सब का हमें रिजल्टेंट निकालना है। देखो देयर आर मेनी वेज है, तो हम उसी से चलते हैं काम। तो पहले तो ये ले लीजिए 45 डिग्री, ये भी 45 होता है, ये क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आएगा आपके पास ax, ये इसके साथ cos थीटा, cos 45 डिग्री लगाना है, तो वो तो 1/2 ये कट गया, तो ये तो आ गया 200। ये कितना आया, ये आ गया sin 45 डिग्री, ये भी 1/2 ही है, ये भी 200। अब घबराना नहीं है, 200 + 400 नहीं भैया जी, रिजल्टेंट तो 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर √ से ही तो बनना है, वही तो आता है। तो फिर इधर भी ले लीजिए, ये भी 500 आ जाएगा, ये भी 500 आ जाएगा, ठीक है ना, पता चल गया आंसर। ये देखिए, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है जो वेक्टर लग रहा है। अब कैसे करेंगे, ये देखिए, ये 500i और ये 200i, ये इधर है 200 और ये इधर है 500। इसी तरह से बच्चों ये है,
ये ऊपर की तरफ है, ये देखे ना, ये 5 इधर, तो ये भी इधर ही ऊपर ही है, तो इकट्ठे ही निकाल दो इसको। ये आ गया बच्चों आपके पास 706। अब ये प्लस का और ये माइनस का 6, ये तो नीचे है, अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारे पास जो वेक्टर बचता है वो -3i100 और -100 जे वेक्टर। बस आपको डरने की जरूरत नहीं है, माइनस का मतलब ये है, ये वाला वेक्टर। ये समझ लगा? चलो कोई बात नहीं, घबराए मत। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 300 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। अरे भाई ये प्लस माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर आ गया। अब घबराए नहीं, बस जो आया तो वही आया, बस हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। तो आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का कितना आ गया? ये आ गया 900 और ये 1000 का अंडर रूट आ गया, तो ये 10 अंडर रूट 10 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसका tan थीटा क्या आएगा? वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ये आ गया 1/3। अब ये 1/3 किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। ये वो थीटा है। रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में तो आना है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में तो रिजल्टेंट आना है ना। और एंगल कितना बनाएगा? ये इतना, tan थीटा 1/3। अब tan थीटा के हिसाब से इसका एंगल कितना आएगा वो आप देख सकते हो, वो आपको पता चल ही जाएगा। समझी बात? तो ये है अप्लाइड वेक्टर वाला क्वेश्चन। ये आपको अच्छे से समझ लगा। ये एंगल कैसे पता चला? ये आएगा, ये tan थीटा वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल होता ही एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आता है, ये ध्यान रखना। ये इसका वेक्टर आ गया। अब सबको हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। जो हमें x की तरफ इधर माइनस ले लिया, उधर प्लस ले लिया, उधर प्लस ले लिया, इधर माइनस, तो उन सबको जो x और y कंपोनेंट्स में जो आया, यानी ये y कंपोनेंट है, ये x में, उन सब का हमने प्लस माइनस ले लिया और उसके बाद इसको वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया। क्वेश्चन हो गया। समझे? तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो। ये एक रेजोल्यूशन वाला काम है जो आपको कंपोनेंट्स को डिवाइड करना आना चाहिए। आगे भी आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो फिर भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना आपने। ठीक है, अभी एक ये क्वेश्चन है अपने पास छोटा सा। ये दिया हुआ है कि ए फोर्स जो सॉरी one of the rectangular component of velocity 36 is etna. So one of the rectangular component of 36 is 26 मीटर पर सेकेंड है। 36 जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है उसका एक कंपोनेंट जो है वो 26 है और बाकी का कंपोनेंट निकालो, फाइंड अदर। अब ये आप पे है कि आपने इसको क्या मानना है, हॉरिजॉन्टल मानना है या वर्टिकल मानना है, वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मान लीजिए वर्टिकल निकालना है, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ये वाला। ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी मैंने जल्दी से, वो तो 11 समथिंग आना है। ठीक है, तो ये इसको आप करोगे तो ये 620 ये आ जाएगा। अब 620 आएगा अंडर में तो 24.9 आ जाएगा। वो थोड़ा सा जल्दी में कर देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वी बाई कंपोनेंट। क्लियर? तो ये आपके पास सब कुछ ही आ चुका है। अब कई बार आपको क्वेश्चन निकालने और भी आ जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे आगे आएंगे वो लॉज ऑफ मोशन में आएंगे। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारे आएंगे, वहां डिवाइड करना सीखेंगे।
तो आज हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अच्छे से करने की कोशिश की है। आई होप आपको पता लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप प्लेलिस्ट में जाके सारा सिलेबस देखें, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, चल आगे देखते हैं फिर।